स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमण से संबंधित मैंने समस्त मुद्दों पे आपसे बातचीत किया था। आज का जो टॉपिक मास्टर आपके बीच लेकर आया है वो है एक नई टॉपिक इतिहास की जो गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश को पढ़ाने से पहले मैं इसका कुछ स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं कि किस तरह से हम लोग इस पाठ्यक्रम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हमारा ये कहना होगा आपसे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ और सहयोग से ही मैं अपनी निरंतरता को जारी रखूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के लिए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को उपलब्ध कराता रहूंगा। अभी जो मेरी क्लास चली आप लोगों के बीच उसमें हम लोगों ने स्पेशल जो पढ़ा था वो मगध से संबंधित मुद्दों पे सब बातचीत किया था। और मगध से संबंधित मैंने आपको हर्यक के बारे में हर्यक वंश बता दिया, फिर मैंने आपको शिशुनाग वंश के बारे में बताया था, फिर हमने आपको नंद वंश के बारे में पूरी बात बता दिया। और नंद वंश के समय ही हमने आपको ईरानी और यूनानी इन दोनों आक्रमणकारियों के बारे में बताया था। फिर इसके बाद हमने बताया था आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी बातचीत किया था। और मौर्य साम्राज्य के बाद हमने आपको मौर्योत्तर काल से संबंधित मुद्दों पे बातचीत किया था। जिस मौर्योत्तर काल में अगर बातचीत किया जाए तो मैं स्पेशल 3 राजवंशों के बारे में बताया था। एक राजवंश था शुंग वंश, दूसरा था कंडो वंश और तीसरा जो था वो था सातवाहन वंश के बारे में। हमने आपको ये भी बताया था कि जब ये मौर्योत्तर काल चल रहा था तो भारत में दोबारा विदेशी आक्रमणकारी आए थे और वो आक्रमणकारी थे, एक था हिंद यवन, दूसरा जो था वो था शक, तीसरा जो था वो थे पहलव और चौथे जो थे वो थे कुषाण। ऐसा कुछ करके हमने आपको बताते हुए आया था। इस मगध से पहले अगर देखा जाए तो मैं आपको 16 महाजनपद पढ़ाया था। 16 महाजनपद से पहले अगर देखा जाए तो मैं आपको धार्मिक आंदोलन पढ़ाया था, बौद्ध जैन ऐसे तमाम धर्मों के बारे में। उससे पहले देखा जाए तो वैदिक कल्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ और उससे पहले मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था। ठीक उससे पहले मैं आपको स्टोन एजेस पढ़ाया, फिर उससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो कैल्कोलिथिक और मेगालिथिक एरा के बारे में बातचीत किया था। जब मैं पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लूंगा तो मैं ऐसे टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर आपको एक खाका बना के एक वीडियो में स्पेशल दे दूंगा, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या आपको टॉपिक से संबंधित समझने में ना हो। आज की जो मेरी टॉपिक चलने वाली है वो ये है कुषाण काल जो लास्ट चल रहा है, इसी कुषाणों के सामंत के रूप में एक नए सामंत के रूप में आएगा और उसका नाम होगा श्रीगुप्त। और ये श्रीगुप्त क्या करेगा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना करेगा, यानी कि गुप्त वंश की स्थापना करेगा। तो हम लोगों की जो आज टॉपिक चलने वाली है वो मगध से ताल्लुकात रखने वाले बस इतना ही वंश परंपरा थे। अब नई वंश परंपरा हम लोग देखेंगे गुप्त वंश के बारे में। आज का हमारा इतिहास ये चलेगा। इस गुप्त वंश में अगर बातचीत किया जाए तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा आज की जो क्लास चलेगी, इसमें सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि जो गुप्त काल पढ़ेंगे इस गुप्तों के बारे में स्रोत क्या क्या है ये मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद गुप्तों की जाति के बारे में, जो गुप्तों की जाति है इस जाति को लेकर के इतिहासकारों के अंदर मतभेद है। तो गुप्तों की जाति क्या है वास्तव रूप से इतिहासकारों ने क्या कहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर मैं गुप्त वंश के शासकों के बारे में आपसे बातचीत करूंगा और विशेष करके इसमें कई सारे शासक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, यानी कि श्रीगुप्त से लेकर के श्रीगुप्त से हम पढ़ाना आपको शुरू करेंगे। आज की जो मेरी क्लास चलेगी श्रीगुप्त चलेगी, चंद्रगुप्त प्रथम चलेगा, चंद्रगुप्त घटोत्कच चलेगा, श्रीगुप्त के बाद देखा जाए तो घटोत्कच चलेगा। फिर इसके बाद देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त, यानी कि आज की समुद्रगुप्त के बाद भी अभी शासक मिलेंगे हम लोगों को रामगुप्त के बारे में पढ़ना है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, कुमार गुप्त के बारे में पढ़ना है, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है। ऐसे करते करते भानुगुप्त तक हम लोगों को जाना है। आज की जो मेरी क्लास चलेगी उस पर हम आपसे बातचीत अभी कर रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए गुप्त में एक तो हम पढ़ाएंगे आपको रिसोर्सेज क्या है, इनकी जाति क्या थी, शासक पढ़ेंगे, और चौथा देखा जाए तो गुप्तकालीन कला और संस्कृति के बारे में पढ़ना। इस 4 मुद्दे पे मैं आपसे बात करूंगा। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये 4 चीज अगर हम पढ़ा देते हैं तो समझिए आपको गुप्त वंश के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। आज की जो मेरी क्लास चलेगी वो रिसोर्सेज बताएंगे, गुप्तों की जानकारी कहाँ से मिलती है रिसोर्सेज। फिर मैं बताऊंगा गुप्तों की जाति पर क्या इतिहासकारों का मतभेद है। उसके बाद गुप्त शासकों में मैं इतने शासक पे बातचीत करूंगा, बाकी जो शासक हैं उसको मैं अगली वीडियो के साथ लेकर के आऊंगा। यानी कि गुप्त काल को जो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, इस गुप्त वंश के लिए 3 पार्ट की वीडियो मैं लेके आऊंगा। पार्ट 1 लेके आऊंगा, फिर पार्ट 2 लेकर आऊंगा और पार्ट 3 लेकर के आऊंगा। ये 3 पार्ट में मैं लेके आऊंगा। पार्ट 1 में मैं क्या क्या बताऊंगा, सोर्सेज बताऊंगा, जाति बताऊंगा और शासक में इतने सारे शासक बताएंगे। पार्ट 2 में बचे हुए जो शासक हैं मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा, जितने शासक बचे हुए हैं उनके बारे में। और पार्ट 3 में स्पेशल हम बात करेंगे कला और संस्कृति से संबंधित गुप्त वंश की। तो 3 पार्ट में मैं वीडियो लेके आपके सामने आने वाला हूँ। इस बात को आप जान लीजिए, स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग गुप्त वंश पढ़ने चल रहे हैं ताकि आप समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं क्लास की संचालन करने चल रहा हूँ और सबसे पहले बताता हूँ रिसोर्सेज के बारे में और जाति के बारे में और शासकों के बारे में, क्या है गुप्तों से संबंधित रहस्य, उन समस्त मुद्दों पे करता हूँ मैं आपसे बातचीत। अगर स्रोत की बात देखा जाए तो इसमें सबसे पहले जो स्रोत दिखाई देता है वो साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं। कुछ लेखों पे उत्कीर्ण स्रोत हैं जो गुप्त काल से ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा मुद्राओं पे भी बहुत सारे ऐसे अंकन मिले हैं जो गुप्त वंश के बारे में बताने की पूरी भरसक कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे गुप्त शासकों के समय आए हुए जो विदेशी यात्री थे वो अपने यात्रा विवरण को लिखते हैं, अपनी पुस्तक को लिखते हैं। उसके माध्यम से भी हम गुप्त राजवंशों के बारे में जानकारी का पता लगा पाते हैं। इसके संदर्भ में अगर देखा जाए, हम बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों में जो देवी चंद्र गुप्तम है, विशाखा दत्त की लिखी हुई मुद्रा राक्षस है जो विशाखा दत्त ने लिखा है, वात्स्यायन की जो कामसूत्र पुस्तक है, या कालिदास के द्वारा लिखे गए तमाम सारे गुप्त काल से संबंधित ग्रंथ और कुछ रचनाएं मिलेंगी जिनको मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा, यानी कि पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ ऐसे पुस्तक हैं जिन पुस्तकों से जानकारी हमको गुप्त काल के बारे में मिलता है और गुप्त वंश के बारे में हम अच्छे से पता लगा पाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लेखों के मुताबिक अगर देखा जाए तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, ये वही प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है जो जिसको अशोक ने बनवाया था स्पेशल अपनी पत्नी रानी कारुवाकी और पुत्र तीवर का अंकन करवा करके अशोक ने इस स्तंभ लेख को बनवाया था। समय समय पे इस पे कई राजाओं ने अपना योगदान दिया था। मैंने अशोक के स्तंभ लेख पढ़ाते समय आपको बताया था कि इसमें बीरबल का भी योगदान था, जहांगीर का भी योगदान है, समुद्रगुप्त का भी योगदान इस पे दिखाई देता है जो समुद्रगुप्त गुप्त वंश से ताल्लुकात रखता है। और ऐसा बताया जाता है कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला जो संत विग्रह कवि हरिसेन था उसी के द्वारा रचित रचनाएं जो हैं वो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर अंकित करवाई गई हैं, जिसको लास्ट में अशोक के द्वारा ट्रांसफर कराया जाएगा, जिसकी पूरी कहानी मैंने आपको अशोक के स्तंभ लेख पढ़ाते समय किया था। तो स्पेशल इसमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। जितने सारे समुद्रगुप्त अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसकी जितनी सारी युद्ध नीति हम लोग पढ़ेंगे, उसकी जितनी सारी आर्यावर्त दक्षिणावर्त की युद्ध देखेंगे या गंगा यमुना द्वीप क्षेत्र देखेंगे या जो कोई भी बात है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो लगभग प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख उसके बारे में बताने की कोशिश करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो एरण अभिलेख है, इस एरण अभिलेख से भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते समय हम बताएंगे लगभग 510 ईस्वी के आसपास की घटना घटेगी जब भानुगुप्त गोप राजा की एक पत्नी मरेंगी, सती हो जाती है। उनके मरने के बाद ऐसा कुछ हम बताएंगे, गोप राजा की पत्नी थी, 510 ईस्वी के आसपास वो सती हो जाती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य
भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ही मिलता है। ये भानुगुप्त का एरण अभिलेख था जो सती प्रथा से ताल्लुकात रखता है। ये भी मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको रिसोर्सेज। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ताम्रपत्र जो लिखा गया प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है। एक ताम्रपत्र अभिलेख जो पूना में स्थित था, यानी कि पूना स्थित प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख, जिसमें श्री गुप्त के बारे में कुछ खास करके वर्णन किया गया है। तो ये भी गुप्त साम्राज्य के बारे में बताने की कोशिश करता है। साथ ही साथ मुहरों पे बहुत सारे अंकन मिले हैं। अगर देखा जाए मुद्राओं की बात देखा जाए तो बहुत सारे सिक्के सोने के चलाए गए थे गुप्त काल में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या सोने के सिक्के के ही वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया था, या गुप्त काल को स्वर्ण काल कहने के पीछे कोई और रहस्य था, या ये भी देखा जाएगा कि क्या वास्तव में गुप्त काल स्वर्ण काल था या नहीं था। मैं इन सारी मुद्दों पे आपसे बातचीत करूंगा। यात्रा विवरण की अगर बातचीत किया जाए तो फाहियान हुआ, ह्वेनसांग हुआ, इन लोगों के द्वारा दिए गए जितने सारे ग्रंथ हैं उसके मुताबिक भी गुप्त काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। विदेशी यात्री हम आपको पढ़ाएंगे। ये तो हम लोग हर्षवर्धन के समय पढ़ेंगे, इसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पढ़ेंगे। आगे सब आने वाला है, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। अगर हम बात करें गुप्त शासक के जाति के बारे में तो गुप्त शासकों के जातियों के बारे में बहुत ज्यादा मतभेद है, बहुत ज्यादा अराजक तत्व उत्पन्न होते हैं। गुप्त कौन थे इसके बारे में तमाम सारे इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत बताया जाता है। इन तमाम इतिहासकारों में दिए गए तमाम अलग अलग मतों के बाद भी कुछ दिए गए तथ्यों के मुताबिक इतिहासकार रोमिला थापर की बातों को बहुत सर्वमान्य मान लिया गया है। यहाँ पे गौरी शंकर ओझा इतिहासकार का मानना है कि जो गुप्त थे वो क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे। तो वहीं पे काशी प्रसाद जायसवाल उनकी बातों को कटाक्ष करते हुए बताते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो चला है उसके जितने सारे शासक थे वो शूद्र या जाट वर्ग से बिलोंग करते थे। उन्हें क्षत्रिय कहना कोई बहुत ही गौरवपूर्ण बात नहीं होगा। ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है, इसलिए उन्हें क्षत्रिय हम नहीं कह सकते। इसके बाद रोमिला थापर इतिहासकार आते हैं जो अपने तमाम सारे तथ्यों की उपस्थिति के बाद इस बात को इतिहास के अनुसार समझाने की कोशिश करते हैं कि गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे, गुप्त वंश से ताल्लुकात रखने वाले, वो शासक वैश्य जाति से ताल्लुकात रखते थे। यानी कि ये वैश्य जाति का बताते हैं। तो वहीं पर प्रेमचंद्र राय थापर का मानना है कि गुप्त जो शासक थे वो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। जिस प्रकार मैंने मौर्य साम्राज्य पढ़ाते समय आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के बारे में हुई तमाम सारी विविधताओं में ला करके जोड़ा था, वैसे कहीं न कहीं यहाँ पर भी जातीय विविधताएं दिखाई देती हैं। चाहे जो कोई भी हो, लेकिन इतिहासकारों का मानक तौर पे अभी तक जो देखा गया है वो वैश्य जाति, यानी आज के जो गुप्ता लिखते हैं लोग, वो शायद गुप्त वंश से ही अपनी ताल्लुकात को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य के पृष्ठभूमि की कि कैसे इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई, मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिया, मैंने आपको जाति के बारे में बताया। तो इस साम्राज्य की पृष्ठभूमि पे अगर बातचीत किया जाए तो अभी हमने आपको पहले समझाते समय बताया है कि ये लगभग इनकी प्रारंभिक स्थिति जो मानी जाती है वो कुषाणों के सामंत के रूप में मानी जाती है। लेकिन कुछ खास बात यह है कि इन्हें मुरुंडो नामक एक जाति थी जो वैश्य जाति से ताल्लुकात रखती थी। उन मुरुंडो जातियों का ही वंशज माना जाता है गुप्तों को, ऐसा ये रिसोर्सेज हम लोगों को मिलता है। तो प्रारंभिक स्थिति अगर देखा जाए तो कुषाणों के सामंत के रूप कहिए या मुरुंडो जाति के रहने वाले ये लोग थे, जो कुषाणों के सामंत के रूप में इनका उदय होता है इतिहास में। और कहा जाता है कि जैसे कुषाणों की शासन सत्ता कमजोर हो रही स्थिति का फायदा ही उठा करके 3री शताब्दी के अंत तक जाते जाते प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इसका स्थापना गुप्त वंश का कर दिया जाता है। और गुप्त वंश की स्थापना करने का श्रेय जिसको जाता है वो श्री गुप्त को जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो शासक जो हम लोग पढ़ेंगे इसी में गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में जो आएगा वो आएगा श्री गुप्त करके, यानी कि ये गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। श्री गुप्त के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका लड़का घटोत्कच आएगा और घटोत्कच के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका लड़का आएगा चंद्रगुप्त प्रथम आएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त आएगा।
तो समुद्रगुप्त तक की कहानी शासक से संबंधित आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं आपको, यानी कि ये बातें और समुद्रगुप्त तक की मैं क्लास आपको देने वाला हूँ। समुद्रगुप्त के बाद जो रामगुप्त है और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ऐसे करते करते भानुगुप्त तक की कहानी मैं अपने पार्ट 2 में लेकर के आने वाला हूँ। तो आज की क्लास के साथ लगे रहिएगा। मैं चलता हूँ बताने आपको गुप्त वंश के शासक से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी लाभदायक साबित होते रहते हैं। इन मुद्दों पे मैं बातचीत करता हूँ। इसकी दूसरी पार्ट में इसके बाद में डालता, और तीसरा पार्ट याद रखिएगा स्पेशल कला और संस्कृति से संबंधित मेरी क्लास होगी। इसको चाहे तो आप टेस्ट कर सकते हैं, इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं आपसे बातचीत करता हूँ गुप्त वंश के शासक से संबंधित उन समस्त मुद्दों पे। अगर देखा जाए तो जो गुप्त थे, इन गुप्तों के बारे में मैंने जितनी सारी कहानी बताया, संस्थापक के रूप में जो दिखाई देता है वो संस्थापक के रूप में इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो संस्थापक के रूप में श्री गुप्त था, यानी कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्री गुप्त था। और कहा जाता है कि जो श्री गुप्त था वो श्री गुप्त महाराज की उपाधि को धारण करके गद्दी पर बैठा था। महाराज की जो उपाधि थी वो सामंतों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, प्रदान किया जाता था, यानी कि सामंतवादी प्रवृत्ति का जो उदय है वो सामंतवादी प्रवृत्ति का उदय गुप्त काल से दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। महाराज की उपाधि को धारण किया था। इस श्री गुप्त के बारे में जो उल्लेख देने वाला सोर्सेज है वो श्री गुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसे आदिराज के नाम से भी जाना जाता था। और ऐसा करके जो उल्लेख मिलता है वो प्रभावती गुप्त का पूना में स्थित ताम्र अभिलेख है। ये जो ताम्र अभिलेख है ये किसका है तो याद रखिएगा, लिखते चलिएगा, प्रभावती गुप्त का है, प्रभावती गुप्त का। और ये कहाँ से मिला है? पूना यानी महाराष्ट्र से। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्र अभिलेख से बताया जाता है कि श्री गुप्त को आदिराज के नाम से भी जाना जाता था, जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के रूप में 240 ईसा पूर्व से लगभग 280 ईसा पूर्व के आसपास तक ये शासन सत्ता का संचालन करता है। इसके अलावा श्री गुप्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि श्री गुप्त जो था वो मगध में मंदिर का निर्माण करवाया था, और मगध में मंदिर निर्माण हेतु ही बताया जाता है। इतिहासकार इतसिंह के अनुसार, इतिहासकार जो इतसिंह है, इस इतसिंह के अनुसार बताया जाता है कि श्री गुप्त ने मगध में मंदिर का निर्माण तो करवाया ही करवाया, साथ ही साथ मंदिर निर्माण के लिए इसने 24 गांव को दान में दिया था। ऐसा कुछ करके इतिहास में उल्लेख दिया जाता है। श्री गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की गद्दी का संचालन करने के लिए जो आता है वो श्री गुप्त का पुत्र आता है, जो उत्तराधिकार के रूप में आया, और उसका नाम इतिहास में घटोत्कच बताया जाता है। अगर किसी बुक में घटोत्कच का उल्लेख नहीं देता है तो आप घबराइएगा नहीं। घटोत्कच था जो 280 ईस्वी से लेकर के लगभग 319 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा था। और कहा जाता है कि अपने पिता की ही भांति घटोत्कच भी शासन सत्ता का संचालन किया, यानी कि गुप्तों के राज्य को साम्राज्य में बदल पाना अभी संभव नहीं था। घटोत्कच के बारे में उत्तराधिकार के रूप में यह गद्दी पे बैठता है और महाराज की उपाधि को धारण करके ही अपनी शासन सत्ता का संचालन किया। श्री गुप्त और घटोत्कच के बाद की अगर इतिहास को देखा जाए तो इतिहास एक नवीन रोचकता के साथ गुप्त राजवंशों के बारे में दिखाती है। और वो नवीन रोचकता क्या था? वो नवीन रोचकता ये था कि जो घटोत्कच का पुत्र उत्तराधिकार के रूप में गद्दी पे बैठता है उसका नाम बताया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम था। जो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लगभग 335 ईस्वी तक शासन किया। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम अभी गुप्त राजवंशों का पहला ऐसा आता है बादशाह या शासक जो गुप्तों की छोटी सी राज्य को एक विशाल साम्राज्य में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर देखा जाए गुप्तों का वास्तविक संस्थापक तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। इसे वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि
चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शख्स था जो गुप्त राजवंश की गद्दी को संचालित करते समय उसने सामंतवादी नीतियों का अनुसरण नहीं किया और चंद्रगुप्त प्रथम अपने आप को एक स्वतंत्र बादशाह के रूप में शासन करने की कोशिश किया और निसंदेह उसमें उसने सफलता भी पाया। यही कारण है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने महाराज धीराज की उपाधि को धारण करके गुप्त राजवंशों की गौरव गाथा को पराकाष्ठित किया। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा तो उसने गद्दी पर बैठते ही समय 319-20 के आसपास एक नई संवत जारी किया था जिसको हम लोग गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उस कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम अपना विवाह करता है, कुमार देवी से विवाह करता है और विवाह करने के बाद इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के को चलाया था। अगर आपसे कोई पूछे सोने के सिक्के को चलाने का श्रेय किसको जाता है, यहीं लिख लीजिएगा। तो जो सोने के सिक्के थे उन सोने के सिक्के को चलाने का श्रेय सबसे पहले गुप्तों में जो जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, यानी कि सोने के सिक्के को जारी किया। ये भी एक लाइन आप करके बढ़ा लीजिएगा। तो सोने के सिक्के को जारी करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। अभी तक गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश जो है वो गुप्त वंश एक छोटे से राज्य पे स्थापित है और मैंने अभी आपको बताया ही कि ये कौशाम्बी के ही आसपास है। कौशाम्बी के ही आसपास अभी बहुत ज्यादा इसका विस्तार नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि श्रीगुप्त आ रहा, 200 वो महाराज की उपाधि को धारण कर रहा, फिर घटोत्कच आ रहा, महाराज की उपाधि को धारण किया। चंद्रगुप्त प्रथम आया तो महाराज की उपाधि को त्याग के महाराज धीराज की उपाधि को धारण तो कर रहा है, लेकिन अपनी सैन्य नीतियों का पालन करके एक छोटे से गुप्त राज्य को साम्राज्य में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर पाया। और इस काम को कर दिखाने की जो काम किया था वो था चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र जो उत्तराधिकार के रूप में गुप्त वंशों के अगली बादशाह के रूप में गद्दी पर बैठता है और उसका नाम बताया जाता है वो है समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी से लेकर के लगभग 375 ईस्वी तक शासन सत्ता की बागडोर को संभाला था। और इसके बारे में आपको जान के आश्चर्य होगा कि समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास में गुप्त वंशों से संबंधित पहला ऐसा शासक आया जो गुप्त राज्य की छोटी सी जो गुप्त वंश के एक छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में कन्वर्ट करने की कोशिश किया और निसंदेह इसमें उसने पूरी तरह से सफलता भी पाया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त का पुत्र जो उत्तराधिकार के रूप में गद्दी पे बैठा था उसका नाम समुद्रगुप्त बताया जाता है और इस समुद्रगुप्त के बारे में जितनी सारी इतिहास मिलती है हम लोगों को जानकारी के लिए वो ज्यादातर जानकारी इसकी जो है वो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से मिलती है। ये वही प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है जो अशोक से ताल्लुकात रखता है और हमने बताया था अशोक पढ़ाते समय कि अशोक ने अपनी रानी कारुआ की और अपने पुत्र तीवर का उल्लेख इस पे करवाया था। इस स्तंभ लेख में अशोक के बाद अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त के जो संध विग्राहक कवि थे हरिसेन, ये हरिसेन का नाम याद रखिएगा। इसी हरिसेन के द्वारा रचित इसमें सारी ग्रंथ का बातें हैं जो समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख करता है। हरिसेन के द्वारा जो समुद्रगुप्त का संध विग्राहक कवि था हरिसेन, जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के बारे में हम बता रहे हैं, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अशोक से ताल्लुकात रखता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो था वो अपने सैन्य अभियान के दौर में जो पहला जीवन का सैन्य अभियान किया है, अपने जिंदगी के दौर का जो पहला सैन्य अभियान उसने किया था वो पहला अभियान इसका जारी जो हुआ था वो गंगा और यमुना के दोयाब क्षेत्रों में हुआ था। और गंगा यमुना दोयाब क्षेत्र जो एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में था, इन क्षेत्रों पे समुद्रगुप्त अपना एकाधिकार कर लेता। राजस्व की प्राप्ति तो हुई ही हुई, लेकिन एक बादशाह जिसके पूरी पारिवारिक खानदानी परंपरा जो चलती चली आई, जिस खानदानी परंपरा में युद्ध नीति का पालन करके सामंतवादी नीतियों का अवहेलना नहीं किया जाता था, उस नीति को तोड़ने का काम किया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त एक सशक्त बादशाह के रूप में अपने आप को साबित करना चाहता था। उसको ये नहीं था कि हमारे ऊपर कोई राजा बैठा हो और वो मैनेजमेंट करे, उसके हिसाब से हम अपने नीति का संचालन करें। ऐसी सामंतवादी प्रथा का बिल्कुल बहिष्कार करता था। यही कारण है कि इसने प्रथम अभियान में गंगा और यमुना के दोयाब क्षेत्रों को जीतने के बाद ये भारत पे कुछ ताड़ातोड़ आक्रमण करता है। और किस तरह आक्रमण करता है जरा यहाँ देखिएगा।
यहाँ हम लोग देखते हैं, सपोज करिए हमारा भारत देश है, यहाँ सपोज करिए कि ये हमारा भारत देश है, मैंने बनाया। अब यहाँ हो क्या रहा है, ये यूपी से ये सब लोग बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से, यहाँ से इन लोगों की सत्ता का संचालन हो रहा है। और कहा जाता है कि जब समुद्रगुप्त का शासन आया और ये गंगा यमुना द्वीप क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि गंगा, ये गंगा है और यहाँ से यमुना आ रही है, तो इसके बीच का जो ये भूभाग है, बीच का जो नदियों का भूभाग होता है उसी को दोआब कहा जाता है, दो नदी के बीच की भूभाग। और ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ होती है, यानी बहुत ज्यादा उपजाऊपन ये भूभाग होता है। तो गंगा और यमुना के, गंगा अगर हम गंगा को ले लेते हैं, यमुना को ले लेते हैं, तो गंगा यमुना द्वीप जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों को जीतने के बाद ये क्या कर रहा है, ये अपने सैन्य नीति का पालन किया। और इतिहासकारों के अनुसार ऐसा बताया जाता है, ये 23.5 डिग्री अगर हम कर्क रेखा को ले लेते हैं तो इसके ऊपर का हिस्सा जो होता है ये आर्यावर्त था, ये आर्यावर्त था, आर्यावर्त। और इसके नीचे का जो है इसको दक्षिणावर्त कहा जाता था, दक्षिणावर्त कहा जाता था। तो ये आर्यावर्त के लगभग 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के लगभग 12 शासकों को अपने सैन्य नीति से पराजित किया। और आर्यावर्त दक्षिणावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के बाद ये उत्तर में दौड़ते दौड़ते कहाँ तक अपने साम्राज्य को लेके जाता है, तो उत्तर में ये चलता है हिमालय तक, उत्तर में याद रखिए चलता है हिमालय तक, दक्षिण में आता है विंध्य पर्वत, पूर्व में जाता है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में जाता है पूर्वी मालवा तक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त अपने युद्ध अभियान से उत्तर में सीधे हिमालय तक पहुंच गया, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक पहुंच रहा है, ये विंध्य पर्वत तक पहुंच जा रहा है, पूर्व में देखा जाए तो बंगाल के खाड़ी वाले क्षेत्र तक पहुंच जा रहा है और पश्चिम में पूर्वी मालवा तक ये पहुंच रहा है। यानी कि जो गुप्तों की एक छोटी सी राज्य थी, इस राज्य को पूरी साम्राज्य में कन्वर्ट करने का जो काम किया था वो समुद्रगुप्त था। यही कारण है कि भारत में समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन कहा गया। इतिहासकार स्मिथ इसकी विजय और पराकाष्ठा से इतना ज्यादा मुक्त हो, इतना ज्यादा वो प्रभावित हो गए कि समुद्रगुप्त को इन्होंने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया। तो ये भी सवाल कभी कभी पूछता रहता, भारत की नेपोलियन किसे कहा जाता है या किस इतिहासकार ने कहा था, तो इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। जिस विस्तृत साम्राज्य का गठन इसने किया था समुद्रगुप्त ने, उस विस्तृत साम्राज्य की जो राजधानी था वो बिहार के पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया। और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ऐसा नहीं था कि केवल युद्ध और नीति का ही प्यासा था, उसके अंदर बहुत ज्यादा दैवीय गुण भी थे। उन दैवीय गुणों का वो पालन करता था और दैवीय गुणों के हिसाब से वो कई सारे धर्म के विश्वास के रूप में भी दिखाई देता। कैसे दिखाई देता है, कहा जाता है कि इसने उपाधि जो धारण किया था इस युद्ध नीति के बाद, वो धारण किया था पृथ्वी प्रथम वीर। पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है, पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण किया था, तो समुद्रगुप्त ने धारण किया था। यानी पृथ्वी का पहला वीर अपने आप को घोषित करने की कोशिश अगर गुप्तों में किसी ने किया तो वो समुद्रगुप्त ने किया। इसके अलावा उसने अपने आप को कविराज की उपाधि भी धारण किया था कि ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त जो था वो भगवान विष्णु का बहुत परम भक्त था, उपासक था और वो कई अश्वमेध यज्ञ भी किया था, ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ से आप समझ सकते हैं कि घोड़ाओं की दौड़ के बाद क्षेत्र पे विस्तार करने की ताकत एक राजा रखता है और रह हो किसी के अंदर बाजू में इतनी भरी हुई फौलाद जो उसकी अश्व को पकड़ ले, तो राजा से संग्राम करने के लिए नीति और नियम बनाने पड़ते थे। यानी कि अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, घोड़े को छोड़ दिया जाता था दिक दिगांतर में भ्रमण के लिए, और दिक दिगांतर भ्रमण के बाद अगर घोड़ा लौट कर आता था, अगर घोड़े को कोई पकड़ लिया तो जो पकड़ता था वो बादशाह से युद्ध करता था। जैसे भगवान रामचंद्र ने पूरी दिक दिगांतर के भ्रमण के लिए अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से घोड़े को उसके ललाट पे लिख के भेजा था कि किसी के अंदर भरी हो बाजू में फौलाद, तो घोड़े को पकड़ के एक बार दिखाए और उन्हीं के सुपुत्र लव और कुश महोदय जी पकड़ लेते हैं। अंत में आप देखते होंगे कि एक भयावह संग्राम भी चलता है। नतीजन उसमें पुत्र की शक्ति कुछ चूंकि ज्यादा थी, रामायण को अच्छे से देखिएगा
तो पुत्र की शक्ति ज्यादा थी क्योंकि उनको आशीर्वाद भी मिला था, राम जी के भाई के द्वारा भी मिला था, कई सारे उनके पास आशीर्वाद भी थे। और पिता पुत्र के बीच जब संग्राम अगर हो ही गए तो संग्राम पूरी कायनात को तहस नहस कर देती, क्योंकि दोनों कोई अपने आप में शक्तिशाली था तो कोई महाशक्तिशाली था, और जब जो महाशक्तियों के बीच संग्राम चलती है तो तहस नहस हो जाती है, इसलिए युद्ध को रोका भी गया। तो यहाँ आपको बस ये समझना है कि विष्णु का उपासक था, अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इसके अलावा इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये संगीत प्रेमी था और बीड़ा वादक था, गिटार सितार बजाने में बहुत ज्यादा प्रेम रखता था। इसी के शासनकाल से संबंधित ये बात बताया जाता है कि जो श्रीलंका के राजा थे, श्रीलंका के राजा का नाम था मेघवर्मन, ये नाम याद रखिएगा। ये बोध गया में महाबोधि संग्राम नामक बौद्ध विहार बनाए थे, ये भी याद रखिएगा, बौद्ध विहार बनाए थे और इनको बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने ही दिया था। तो समुद्रगुप्त को आप देखिए, यहाँ पे समुद्रगुप्त क्या कर रहा है, बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दे रहा है। यहाँ पे समुद्रगुप्त को आप देखिएगा, यहाँ हम लोगों ने अभी देखा है कि ये विष्णु का उपासक भी था। तो हर तरह से समुद्रगुप्त को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकल सोच वाला आदमी था। वो ऐसा धर्म से ताल्लुकात नहीं रखता था जिस धर्म में आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादी जैसी परंपराएं, इस तरह की कोई बातों को लेकर नहीं चलता था। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि अपने साम्राज्य विस्तार की नीति में उसने कुछ आक्रामक भरी रोचकता को दिखाया है, जो भारतीय इतिहास में ऐसा कुछ बताया जाता है, और वो भी बात ज्यादातर प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख के मुताबिक बताया जाता है। समुद्रगुप्त के बाद अगर देखा जाए तो उसके गद्दी पे बैठने का काम जो किया था ये इसका पुत्र और उत्तराधिकार के रूप में करेगा। लेकिन समुद्रगुप्त का पुत्र जो उत्तराधिकार के रूप में आएगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले ही कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि रामगुप्त का शासनकाल चला था। तो रामगुप्त जो था, उस रामगुप्त से संबंधित और समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम इस गुप्त काल से संबंधित 3 वीडियो लेके आएंगे। अभी आप समझ लीजिएगा, पहली वीडियो में मैंने इतनी सारी बातों को बताया, दूसरी वीडियो में बचे हुए जो राजवंश के राजा हैं, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, उसके बारे में पढ़ाएंगे। और तीसरा जो वीडियो लेकर आएंगे वो थोड़ा बड़ा होगा, उसमें टोटल मौर्य प्रशासन, उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बताते हुए कुछ कला संस्कृति जैसे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो इतनी बातों को आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इतनी बातों का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मैं इसलिए बड़ा वीडियो नहीं कर रहा क्योंकि पहले मैं बड़ा वीडियो बनाता था तो आप कई लोगों का कमेंट था वीडियो को छोटा किया जाए, इसलिए मैं पार्ट वाइज करके चल रहा हूँ। आप इतना याद रखिएगा, गुप्त काल से संबंधित मेरी 3 वीडियो आपके पास जाने वाली है। पहली क्लास में आप कुछ ऐसी बातें को पृष्ठभूमि के साथ साथ श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त की पूरी मैंने बात आपको बता दिया। अगली वीडियो में जब मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तो बचे हुए जो राजा हैं उनके बारे में मैं पूरी बातचीत आपसे करने वाला हूँ, और तीसरी वीडियो में मैं पूरी कला संस्कृति के बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूँ। इतनी बातों को चाहे तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, नोटबुक को साथ साथ बनाते चलिएगा। और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप कई लोगों के साथ और सहयोग से हम अपनी निरंतरता को पूरी गुणवत्तापूर्ण जारी रख पाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे, और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी विधिवत से कंटेंट को अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराता रहूंगा। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत, और मिलता हूं अगली क्लास में अगले राजवंश, इसी राजवंश के अगले शासकों के बारे में बातचीत करता हूं। बाय, बेस्ट ऑफ लक।